नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निशा। आज आपकी मुलाकात हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ कराएंगे जिन्होंने उत्तराखंड की लोक कला संस्कृति और मांगलिक कार्यों में बनाई जाने वाली ऐपण कला को विश्व पटल पर रखने के साथ साथ कपिल शर्मा शो के अलावा कोक स्टूडियो नेहा कक्कड़ के एक सुप्रसिद्ध सॉन्ग सोन चिड़ैया में सेट डिजाइन का काम किया है। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भरत भूषण से सम्मानित शमशाद पिथौरागढ़ी जी। नवरात्रि का पावन मौका है और इस पावन मौके पर सब बहुत बहुत स्वागत है आपका JJN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार उत्तराखंड। नवरात्रि की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नवरात्रि का पावन मौका है और आज आप JJN की स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपको बता दूं कि सर का नाम है शमशाद पिथौरागढ़ी। अगर इसके पीछे की अगर मैं जानना चाहूँ कहानी, तो शमशाद पिथौरागढ़ी नाम आखिर पड़ा कैसे? शमशाद पिथौरागढ़ी ऐसे पड़ा कि जैसे मैं उत्तराखंड में जन्म हुआ है मेरा, चमोली गढ़वाल में, और 1 साल का था तो मैं पिथौरागढ़ चला गया था वहाँ मदर की ट्रांसफ़र में, माता जी के। तो 12-13 साल हम लोग वहाँ रहे, पढ़ाई भी वहीं पे की। और उत्तराखंड के जैसा कि पता है सभी को कि 3 दशकों से मैं लगातार कार्य कर रहा हूँ ऐपण पे, संस्कृति पे। तो हमारे पिथौरागढ़ के कुमाऊँ मंडल के गायक हैं, लोग गायक वरिष्ठ हैं, प्रकाश रावत जी। तो उन्होंने कहा था कि जिन्होंने सबसे पहले टी सीरीज में गाने गाए हैं, ये भी उनका भी एक रिकॉर्ड है। तो उन्होंने कहा था कि शमशाद, तुम इतने सालों से उत्तराखंडी संस्कृति पे काम कर रहे हो और पिथौरागढ़ को आगे लेके जाते हो, तो क्यों ना तुम अपने आगे सौरियाली लगा लो। पिथौरागढ़ को सौरघाटी भी कहते हैं, सौरियाली, तो या फिर पिथौरागढ़ी। तो मुझे पिथौरागढ़ी कहा, तो तब से ये नाम उन्हीं का दिया हुआ है। कितने साल हो गए इस नाम के साथ आपको? इस नाम को हो गए 10-15 साल हो गए मुझे। काम करते हुए तो 3 दशक हो रहे, लेकिन नाम दिए हुए ये 10-15 साल हो गए हैं। 10-15 साल आपको इस नाम के साथ हो गए। लगातार चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तराखंड से मुंबई तक का सफर हो, पूरे विश्व पटल पर आप उत्तराखंड की छाप छोड़ रहे हैं जी। एक फेमस सॉन्ग है नेहा कक्कड़ का सोन चिड़ैया, जिसमें आपने बहुत ही सुंदर जो सेट डिजाइनिंग का काम है वो किया है। और वो जो सॉन्ग है वो बहुत ही लोकप्रिय हुआ था अपने समय पे। अगर उसके पीछे की मैं कहानी आपकी जानना चाहूँ कि कैसे आपको कॉल आया, कैसे ये पूरा जो सेट डिजाइनिंग का काम आपको मिला, इसके पीछे की क्या इसके पीछे ये कहानी थी कि जो ये सॉन्ग मेन तैयार किया गया था, ये दिग्विजय परिहार जी, जो इसमें नेहा कक्कड़ के साथ में मेल सिंगर भी हैं, तो उन्होंने जब ये कमला देवी जी के लिए ऑफर किया ये गाने के लिए कि ये गाना वहाँ सोन चढ़ी गीत रिलीज होगा, और उसमें पूरा मालू शाही वाला था, वो राजूला मालू शाही के ऊपर, तो नेहा कक्कड़ जी के साथ में सॉन्ग था। अब उन्होंने जब ये कहा ना कि ये उत्तराखंड का गीत है, और तो उसमें कुछ वहाँ की जो लोकेशन है वो शूट भी पूरा उत्तराखंडी की झलक दिखे जिसमें संस्कृति वो हो। तो जब उनकी प्रोड्यूसर थी वहाँ पे, तो उनसे जब अर्चना अय्यर जी से कहा, उन्होंने बातचीत करी कि इसको हम उत्तराखंडी डिजाइन करा जाए और इसको, तो उन्होंने कहा कैसे क्या होगा, तो उन्होंने कहा हम इस पर एक पुल बनाइए, और मतलब जैसे पूरा लोकेशन उत्तराखंड का, देवदार के पेड़ और चीर के पेड़, घास, बुरांस के फूल वगैरह सारी चीज़ थे। तो क्यों ना इस पुल को लकड़ी का बनाया जाए, जो 30-32 फुट का था और 5-6 स्टेप एक तरफ से, 5-6 स्टेप एक, तो वो ऐपण पे बनाया जाए। तो कहा कि इतना कम समय है, कैसे ऐपण बन सकती है उसमें उत्तराखंड की, क्योंकि ऐपण वहाँ पे हर एक शुभ कार्य में, जैसे पता है मांगलिक से, तो वो गाना भी एक शुभ है। तो कहा कि इस पे ना स्टिकर लगाते हैं। मैम ने जो बोला कि इतने जल्दी टाइम नहीं है तो किसी को बुला के करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि स्टिकर, लेकिन वो कैमरे में लाइट वगैरह में थोड़ा सा उजाला और रोशनी पड़ेगी, उसमें साइन करेगा, चमक करेगा, तो वो मज़ा नहीं आएगा, पता चल जाएगा कि आर्टिफिशियल है। तो उन्होंने कहा दिग्विजय जी ने कि शमशाद है जो उत्तराखंड के ऐपण वगैरह बनाते, तो उनको बुलाया जाए। तो फिर वहाँ से मेरे पास कोक स्टूडियो से कॉल आया, मैं लखनऊ में था, कि शमशाद जी इसको बनाना है, कितने दिन में तैयार कर देंगे। मैंने कहा सिर्फ 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं 2 दिन में पूरा ब्रिज और स्टूडियो सेटअप डिज़ाइन है जो उत्तराखंडी मैं तैयार कर दूंगा। अच्छा ठीक है, आप आ जाइए लखनऊ से। फिर उसी में ये हुआ कि नेहा कक्कड़ जी को भी साड़ी के लिए कहा था कि ऐपण वाली साड़ी भी मेरी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, तो वो साड़ी पहनाई जाएगी उनको। रेड कलर की साड़ी थी, और उसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी जितना म्यूजिशियनों के लिए थे, कुर्ते पैजामे वगैरह कोक के लिए, तो वो साड़ी भी मेरे ऐपण के ही बने हुए थे। और वो गए, और किसी वजह से कुछ पहने गए, कुछ नहीं यूज हुए, लेकिन ऐपण के लिए मैं गया वहाँ पे, और 3 दिन के अंदर मैंने पूरा 2 दिन के अंदर पूरा सेट डिज़ाइन कंप्लीट तैयार किया। वो आपको गीत देखेंगे जब वो 22-23 मिलियन पहुँच चुका है सोन चढ़ी गीत कोक स्टूडियो में, उसमें जिसमें नेहा कक्कड़ जी पुल के ऊपर चढ़ रही हैं और कमला देवी जी उस पर राजूला मालू शाही गीत गा रहे। तो जो पुल पूरा डिज़ाइन किया हुआ वो मेरा हाथ का, और उसमें कहीं पर भी
कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ है, कोई आर्टिफिशियल नहीं लगा, और कहीं पर भी मैंने पेंसिल का इस्तेमाल नहीं किया, पूरा डायरेक्ट ब्रश से कंप्लीट 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर दिया था वो। मतलब आपने बताया कि बहुत ही लंबा वो पुल लंबा पुल है, 2 दिन में हाँ करना कंप्लीट, और वो भी अकेले में। हाँ, मेरे साथ मतलब कोई टीम नहीं है कि मैंने किसी को साथ में रखा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, कोई भी प्रदर्शनी हो या कोई कार्य करना हो या लंबे लंबे ऑर्डर मुझे भेजने होते हैं या कोई सेटअप डिज़ाइन तैयार करना होता है तो वो करता है। इसके अलावा अभी आप देखेंगी यहाँ हमारे ऋषिकेश में माँ भगवती जागरण हुआ था, तो वो भी मैंने 32 फुट का पूरा मंच था, जो पूरा स्टेज बैकग्राउंड वो पूरा एपन से ही तैयार किया था। वो भी मैंने एक दिन में रात में तैयार किया था अकेले। तो आपको इस पूरा को बनाने में जो पूरा सेट आपने डिजाइन करा, कितने घंटे लगे होंगे? क्योंकि 1 से 2 दिन आपने लिया है। हाँ, 1 दिन मतलब कंटिन्यू में कम से कम 10 घंटे काम किया है लगातार एक ही जगह बैठ के। तो दोनों मंच मैंने ऐसे ही तैयार किए थे 10-10 घंटे बैठ के, तो वो हो जाता है पूरा। हम अगर सोनचिड़ी गाने की मैं बात करूँ तो उसमें बुरांश के जी फूल हैं वो भी देखने को मिले। वो क्या असली थे या फिर आर्टिफिशियल वो थे? तो असली, मैंने ही कहा था कि मैं उसमें बुरांश के फूल भी, हमारे उत्तराखंड का पुष्प है, वो हर चीज में इस्तेमाल होता है यहाँ पे। उसके बुरांश के जूस भी है और फूल भी है, तो बहुत फेमस चीज है। तो मैंने कहा था वो बुरांश के फूल भी उसमें लगाए जाएं। तो अल्मोड़ा के मेरे एक जानने वाले हैं विवेक सुयाल जी, उनसे मैंने बात करी कि मैं लखनऊ में हूँ लेकिन मुझे सोनचड़ी गीत के लिए कोक स्टूडियो मुंबई बुरांश के फूल ले जाना, और इत्तेफाक से उस टाइम बुरांश के फूल हो भी रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं निश्चित रहिए मैं भेज दूंगा। तो उन्होंने कम से कम 25-30 किलो मुझे बुरांश के फूल तोड़ के गाड़ी में लखनऊ भिजवाए, और लखनऊ से मैं उसको लेके मुंबई पहुंचा हूँ। 2-3 दिन हमने उसको चादर में लपेट के और फ्रीजर में रखे, वहाँ तक तो टिके। लेकिन 2 दिन बाद शूट होना था, तब तक वो फूल, जिस दिन शूटिंग थी उस दिन वो गिरने लग गए थे पहाड़ी में, कहना था कि झड़ गए थे वो चीज़। तो खाली टहनी और कलियां और पत्तियां रह गई थी। तो अब जब वहाँ दिखाया तो उन्होंने बिखरे हुए फूल तो ज़मीन में जो घास थी उसमें बिखेर दिए थे। लेकिन मेरे लिए क्रैप पेपर वगैरह मैंने मंगाए रेड कलर के, तो मैंने फेविकॉल लगा लोगों के जैसे भी कटिंग करके बुरांश के मैंने आर्टिफिशियल फूल बनाए। अच्छा, तो लग ऐसे ही रहते हाँ जैसे फूल, हाँ। तो वो हम लोगों ने वो सेट को डिजाइन जब मैंने किया तो उसमें वो बुरांश के फूल भी मेरे हाथ के ही बने हुए हैं वो। और मैं कमला देवी जी की बात करूं, उन्होंने पूरा पहाड़ी गेटअप था इस पूरे सॉन्ग के लिए। हाँ, पिछौड़ी वगैरह था, गलोबंद पहुंची वगैरह था। तो खैर वो डिजाइन तो मेरा नहीं था वो कॉस्ट्यूम वाला, क्योंकि वो साड़ी ना मेरी वाली जो पूरी रेड थी और एपन से बनी हुई थी सितारे, तो ज़्यादातर वो कॉस्ट्यूम भी रेड, स्टूडियो भी रेड, और बहुत चीज़ें रेड हो जा रही थी। तो फिर उसको कैंसिल कर दिया। उन्होंने रेड से मिलती जुलती कोई साड़ी पहनी थी ऑरेंज कलर की, तो वो मेरी एपन की साड़ी नहीं पहनाई गई। तो चलिए वो किसी और सॉन्ग में कभी होगा। लेकिन आपने जो सेट डिजाइन किया था वो वाकई बहुत ही सुंदर था और हमारे दर्शकों को भी काफी पसंद आया होगा। अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं कोक स्टूडियो की, बहुत जाना माना नाम है कोक स्टूडियो, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे थे? लोगों का तो मेरे ख्याल से वहाँ पे मैंने जब बात करी से 200-250 तो उनकी क्रू टीम है पूरी। हाँ, तो सभी लोग बहुत अच्छे थे। और कॉस्ट्यूम डिजाइन वाले उन्होंने मुझे पर्सनली कॉल करते थे कि सर आप क्या भेज रहे हैं, साड़ी भेजिए, कुर्तों के डिजाइन कैसे, टोपी कैसी है, जैकेट कैसी है। तो वो मतलब कॉपरेट सबके साथ अच्छा है। स्टूडियो में जब मैं सॉन्ग के लिए गया था तो वहाँ पे भी रहने वहने का इंतज़ाम या पूरी ऑल ओवर टीम कहना चाहिए बहुत अच्छी थी। और उसके बाद में भी आपने एक बात करी थी कपिल शर्मा शो के लिए भी मैं वैसे ही पहुंचा था। मुंबई में उत्तरायणी कौथिक थी 10 दिन की, तो उसमें मेरी एपन की एग्जीबिशन लगी थी। वहाँ का भी मंच एपन से मैंने ही तैयार किया था, उत्तराणी कौथिक का मुंबई का। तो लास्ट दिन वहाँ पे कपिल शर्मा शो की टीम आई हुई थी, तो उन्होंने मुझे, मैंने जब उनसे बात करी तो उन्होंने इन्विटेशन दिया था मुझे कि कपिल शर्मा शो में आने के लिए। तो मैं वहाँ पे गया था, महेश शर्मा जी है, उन्होंने मुझे इनविटेशन, महेश धामी जी, तो उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया और मैं कपिल शर्मा शो में भी पहुंचा था। और कपिल शर्मा को मैंने अपने हाथ की बनी हुई केतली और पूजा थाली, और उनको मैंने एक अपनी हाथ की बनी हुई एपन वाली टोपी भी भेंट की थी। वो वीडियो भी मेरा उत्तराखंड में बहुत वायरल हुआ था, बहुत देखा गया, पसंद किया। कपिल शर्मा ने सबको बधाई दी उत्तराखंड के लोगों को कि एक तोहफा देने के लिए उत्तराखंड की। चलिए, उत्तराखंड की लोक कला संस्कृति को आप इतना आगे बढ़ा रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस की हमने बात करी, लेकिन आपका रुझान इस तरफ कैसा आया, इसके बारे में हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। रुझान ये था कि जैसे कि कहते हैं कि आपके अंदर वो कला या उस संस्कृति से प्रेम आपके बचपने से होता है, और जिसका जन्म ही उत्तराखंड में हुआ हो। और हम पवदेव, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के पवदेव गाँव में रहते थे, और वहाँ पे हम रात दिन महिलाओं को देखते थे। घर के जो शुभ कार्य होते थे, जनेऊ, नामकरण, दीपावली, धनतेरस वगैरह कुछ भी होता था काम, तो वो सबसे पहले एपन बनाती थी अपने घरों पे। और
और उस टाइम पे वो पेंट वेंट तो चलता नहीं था, तो वो गेरू मिट्टी से और गोबर से लीप के आंगन को शुद्ध करती थी। उसके बाद में वो चावल के बिस्वार आटे से पिसे हुए से या कमेटा जो जंगलों में मिलता था पहाड़ खोद के, जो मिट्टी सफ़ेद होती है उससे बनता था। वो देख देख के थोड़ा सा आकर्षित हुए और अच्छा लगा। फिर स्कूल कॉलेजों में ये होने लगा कि जिसके आर्ट वगैरह कॉलेज में अच्छी है वो आके 15 अगस्त या 26 जनवरी के लिए झंडारोहण के नीचे थोड़ा सा रंगोली या ऐपण बनाए, तो वो चीज़ शुरुआत करी मैंने। फिर 1995-97 के अंदर पिथौरागढ़ में छलिया महोत्सव हुआ था। नवोदय पर्वतीय कला केंद्र के अध्यक्ष हैं हिमराज बिष्टी जी, उन्होंने किया, तो उन्होंने मेरे से ये बोला था कि शमशाद तुम थोड़ा सा अपने छलिया जितने भी हैं वो मंच को डेकोरेट करो। तो मैंने 97 में ही मंच बना दिया था, बहुत बड़ा मंच बनाया था छलियाओं से। तो वो जितने भी छलिया मेरे बने थे वो सब ऐपण डिजाइन में बने थे। उनकी तुतुरी, बांसुरी, तलवार, ढोलक वो सब में ऐपण बनी हुई थी, पूरा अकेले मैंने उस टाइम पे। उस समय मैं खुद 9th में पढ़ता था। अच्छा। बीरसीवाड़ स्कूल में, और मैंने उस 9th में तब भी मैंने अकेले ही वो चीज़ किया। उसके बाद धीरे धीरे बनाते रहे और आज कई मंचों पे मैंने ये ऐपण बनाई है, कई जगह प्रदर्शनियाँ लगाई हैं और कई बड़े बड़े विश्व पटल पे मैंने इसको रखने की कोशिश की है। मकसद एक ही रहता था कि आप जिस देवभूमि में, जिस प्रदेश में जन्म लें तो उस प्रदेश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मेरा लगाव उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ के कल्चर, रीति रिवाज से है, तो मुझे बहुत शौक भी था और मन यही करता था कि मुझे कुछ अपनी तरफ से कर्ज तो हम निभा लें जहाँ जन्म लिया है। तो मैं अपनी संस्कृति को बढ़ाने में इसीलिए आज भी लगा हुआ हूँ। और बहुत सारे सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण की अगर मैं बात करूं, तमाम ऐसे मंच है जहां पर आपको सम्मानित किया गया है। कितना मोटिवेशन इससे मिलता है कि आपकी कला को पसंद किया जाता है, आपकी कला को देश भर में दिखाया जाता है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और कई बार अच्छा ये लगता है कि उत्तराखंड के वर्ष 2022 और 23 के करंट अफेयर्स में मेरा नाम आया था उत्तराखंड के ऐपण के लिए। उसके बाद में यहाँ पे जो UKPSC और UKSC एग्ज़ाम होते हैं SSSC वाले, तो इन सब में क्वेश्चन में GK जनरल नॉलेज में भी 2-3 क्वेश्चन मेरे नाम के हैं कि शमशाद पिथौरागढ़ी का संबंध किस चीज़ से है, ऐपण कला से, संस्कृति से, के खेल से, या जो भी अलग अलग चीज़ें हैं उसमें, तो 3-4 नाम उसमें मेरे आए हुए हैं। उसके अलावा जो बड़े बड़े मंच में तैयार करता हूँ तो उसके लिए जो मेरी संस्कृति या हमारा जो कल्चर है उत्तराखंड के, ऐपण को प्रमुख रूप से दिखाया जाता है। हमारे धामी जी इतना अच्छा, मतलब ऐपण को लेके उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट किया है और हम जैसे छोटे छोटे कलाकारों को उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो उसमें उन्होंने अभी 2023 में अक्टूबर में 1 महीने के लिए उन्होंने ऐपण महोत्सव मनाने का संदेश दिया था कि पूरे उत्तराखंड के लोग हैं वो दिवाली तक, 22 अक्टूबर से वो था 12 अक्टूबर से दिवाली तक 1 महीने के लिए ऐपण महोत्सव मनाए। तो जो घर पे बनाता है ऐपण, उसकी फ़ोटो खींचनी थी, वीडियो बनाने थे, शेयर करना था, ऐपण कला को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। तो मैं भी उन्हीं के उस पर, उनके पीछे लगा हुआ हूँ कि जैसे धामी जी कर रहे हैं तो हम भी लोकल फॉर वोकल को प्रमोट करें और अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को किसी न किसी माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए हमें अच्छा भी लगता है, कहीं बड़े बड़े सम्मान मिलते हैं। अभी मुझे भारत भूषण सम्मान मिला था 2022 में, तो उसके लिए मुझे भोपाल जाना पड़ा। और धामी जी ने अभी 2023 में मुझे उत्तराखंड कला सम्मान दिया है। तो कई बड़े मंच पे अवार्ड मिलता है, तो अच्छा लगता है कि हम लोगों की कला को पसंद किया जा रहा है। चलिए, खास बात ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए भी हमारा ये इंटरव्यू बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि जिस तरह सर ने बताया कि तमाम गवर्नमेंट एग्जाम में इनसे जुड़े सवाल पूछे गए थे। अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये इंटरव्यू जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। सर, जिस तरह से आपने बहुत ही छोटी उम्र से ऐपण कला में अपनी शुरुआत की थी, 3 दशक आपको हो गए हैं, अगर आज के युवा जानना चाहें कि क्या इस तरफ पैशन में स्कोप है या फिर नहीं? हाँ, फैशन इसमें स्कोप तो बहुत अच्छा है कि जो लोग ये सोचते हैं कि मतलब हम ये कार्य नहीं कर रहे हैं और आगे इसके लिए पैसा है नहीं है, नाम है, प्रसिद्धि है, तो सबसे पहले कहते हैं ना, आप अपना संस्कृति के लिए काम करिए, अपना नाम करिए। और जब आपका नाम फेमस सब होंगे तो आपको ऑर्डर भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, और आपके इसके प्रति आपकी जो आर्थिक परेशानी है, पलायन की सबसे मेन जो मुद्दा उत्तराखंड का है कि लोग रोजगार ढूंढने के लिए अपने उत्तराखंड को छोड़ के अपने गाँव खाली होते जा रहे हैं और लोग बाहर कमाने
बनाने के लिए जा रहे हैं, तो उनको अपने ही गांव में, अपने ही घर में, अपने ही क्षेत्र में रह के, और बहुत सस्ता काम है, आप ऐपण बनाना शुरू करिए। इसके प्रति अपने लिए आगे जो रोजगार है, नई नई दुकानें जो लग रही हैं या मेले महोत्सव उत्तरायणी कौथिक लगते हैं, उसमें आप स्टॉल लगाइए, उसमें ऐपण का काम लोकल फॉर वोकल के तहत करिए तो बहुत अच्छा स्कोप है। और जैसा कि किसी एक संस्कृति को लेके कार्य करें और निरंतर कार्य करें, यानी कि 5 दिन करा, 10 दिन करा, 1 महीना, फिर इसमें कुछ नहीं हुआ तो नहीं। आज मुझे ये करते हुए 29वां साल है, यानी 3 दशक हो रहे हैं। और इसमें जो कहना चाहिए कि ब्रिटेन से मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, 300 चीज़ों पे, अलग अलग चीज़ों पे ऐपण मैंने बनाई है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है पिथौरागढ़ में होने वाले हिल जतरा पेंटिंग के लिए, जो मुखौटे वाला नेपाल की संस्कृति को लेके पिथौरागढ़ में हर साल हिल जतरा महोत्सव होता है, उसके लिए मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। OMG नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम आया है हिल जतरा पेंटिंगों के लिए। तो सबसे पहले उनके जितने भी उसमें पात्र होते हैं, उन सबके पात्रों की मैंने अलग अलग, जैसे लखिया भूत हो गए, लखिया देव, लाटा लाटी हो गए, गलबल्दिया हो गए, उसमें बैलों की जोड़ी हो गई, हुक्का पीने वाला महिला ग्रामीण है, उसमें डले फोड़ने वाली जो औरतें महिलाएं, सबकी मैंने अलग अलग पेंटिंगें बनाई। तो उन सबको पेंटिंगें बनाने के लिए पहला मेरा नाम आया था, तो उसी के लिए यहाँ के क्वेश्चनों में भी नाम है जनरल नॉलेज के। और एक आप कह सकते हैं कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आप हाट, मेले, महोत्सव में प्रदर्शनियां लगाइए, उसमें अपना ये काम दिखाइए। जैसे कि इस टाइम करवा चौथ होने वाला है, उसके सेट बनाइए, नवरात्रि हो रही है, दुर्गा माता की और नव देवियों के अलग अलग उसमें ऐपण से रिलेटेड पेंटिंगें बनाइए, वॉल पेंटिंग बनाइए। तो कहीं ना कहीं आपके जो महिलाएं होती हैं कि उनको कई मेले ठेले में जाने के लिए पैसे घर वालों से मांगने पड़ते हैं, या कोई अपनी शॉपिंग करनी है तो उसके लिए पैसे नहीं है, तो घर वालों का अब कैसे मांगे, तो आप अपनी आजीविका अपने हाथों से चला सकते हैं। और घर बैठे भी, जरूरी नहीं कि आप प्रदर्शनी में जाएं, आजकल इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया इतना है कि आप उस पर ऑर्डर के लिए अपना मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर डालेंगे कि इस पे कॉल करें, तो ये एक पलायन की दूरी सबसे ज़्यादा, और महिलाओं की जो आर्थिक परेशानियां हैं उसके लिए सबसे बेस्ट रोजगार है। मैं देख पा रही हूँ कि आपने बेहद ही सुंदर करवा चौथ को लेकर एक प्यारी थाली यहाँ पे बनाई है। इसको कितना समय आपको डिजाइन करने में लगा हुआ? इसको तो 1 दिन लगा है पूरी चीज को। और ये सेट इस समय मेरे 3-4 साल से मैं करवा चौथ के सेट बना रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छा सेट हमारा जाता है। इसमें हमारा लोटा हो गया है, छन्नी हो गई है, और ये थाली हो गई, चम्मच हो गई, दिए हो गए, ये सारी चीजें हाथ से बने हुए हैं। और ये करवा चौथ से और नवरात्रि में कुछ लोग छन्नी वगैरह नहीं लेते हैं, कि जैसे करवा चौथ उत्तराखंड के लोग हैं, कई लोग नहीं मनाते हैं, तो वो लोग सिर्फ लोटा और थाली पूजा के लिए, और वो आपके नामकरण में भी इस्तेमाल हो जाती है पूजा की थाली और लोटा जो हो गया, आपके दीपावली में भी हो गया, तो कई तीज त्योहारों में भी ये ऐपण इस्तेमाल कर लेते हैं लोग। आपने कहा कि आपने 300 से ज्यादा चीजों पे आपने ऐपण कला बनाई है, वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया है। अगर मैं उन चीजों की बात करूं तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें आपने अपनी, जैसे कि 300 चीजों में हो गया मेरा, जैसे उत्तराखंड के मैंने वाद्य यंत्र हैं, ढोल, दमा, तुतरी, हुड़का और गिटार वगैरह, इन सब में भी बनाए हैं। और यहाँ पे डुक्का, मोस्टा, थाली, लोटा, केतली, गिलास, आंसी, कुटाल से लेके आपके टी शर्ट पे हो गए हैं, मेज पोस्ट हो गए, कुशन कवर हो गई, चादर हो गई, साड़ियाँ हो गई, और आपके गले के जो लकड़ी वाले नेकलेस वगैरह होते हैं, कान के होते हैं, चूड़ियाँ होती है, उन सब पे भी मैंने ऐपण बनाई है। उसके अलावा जो हमारे ये लोटा, थाली, चम्मच, कटोरी, गिलास और ये सब चीज़ें होती है, टेबल, कुर्सी, मेज, और यहाँ तक कि मैंने सजाने वाले जो गमले पॉट होते हैं, वॉल हैंगिंग होती है, वॉल पेंटिंग होती है, मतलब कई चीज़ें ऐसी है जो 300 की गिनतियों में आती है। इन सब चीज़ों पे मैंने बना ली है ऐपण, छोटी से बड़ी चीज़ें सब में ऐपण बना ली है जी। अच्छा, चलो ये तो बात हो गई आपसे जुड़ी हुई। आप हल्द्वानी आए हैं जी, किसी काम से आए हैं, क्या काम? हल्द्वानी आने का मेरा इस वक्त मकसद ये था कि इस समय नवरात्रि जैसे आज से शुरू हो गई, तो इस बीच में हल्द्वानी में, नैनीताल में कई जगह पे डांडिया महोत्सव शुरू हो रहे हैं। तो डांडिया महोत्सव जब हमारे उत्तराखंड में शुरू हो रहा है, तो उत्तराखंड से रिलेटेड मुझे यहाँ पे डेकोरेशन करने के लिए ऑफर आए थे। तो मैं इस समय, जैसे कल अभी 4 तारीख को या 6 तारीख को अलग अलग जगह पे डांडिया महोत्सव है हल्द्वानी में, तो उसका डेकोरेशन करने के लिए मैं आया था। तो मेरा डेकोरेशन करने का मतलब सिर्फ डांडिया से रिलेटेड नहीं है, मेरा नवरात्रि से भी मतलब है। उसमें मुझे उत्तराखंड की संस्कृति दिखानी है, तो मैं जो इसमें सेल्फी पॉइंट वगैरह बनाऊंगा या उसमें जो भी चीजें बनाऊंगा, उत्तराखंड की झलक आपको देखने को मिलेगी उन डांडिया महोत्सव में। तो अभी हमारा ये 4 तारीख को अभी शकुंतलम होटल में भी हमारा डांडिया महोत्सव है, डांडिया रास करके। तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि आपको कला संस्कृति से प्रेम लगाव है तो ज़रूर नज़दीक से नज़दीक आके देखें उस कला को, क्योंकि वहाँ पे मैं जो सेल्फी पॉइंट बना रहा हूँ वो पूरा उत्तराखंडी कल्चर पे बना रहा हूँ। उसमें ऐपण भी दिखेगी, पहाड़ी घर भी दिखेगा, छत भी दिखेगी, उसमें आपको भुट्टे भी दिखेंगे और
थाली और लोटा गिलास जो भी उत्तराखंड की कल्चर है वो आपको डांडिया महोत्सव में मिल जाएगा। मतलब आप इतनी अच्छी तरह से उत्तराखंड की लोक कला को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर मैं उत्तराखंड में बात करूं तो क्या लगता है आपको कि ये जो कला है इसको अभी और आगे बढ़ने का मंच देना चाहिए या फिर अभी जहाँ पर है वो ठीक है? नहीं, मंच तो हम तो ये चाहेंगे कि जो भी एक बच्चा भी इसके लिए काम कर रहा है, आगे बढ़ा रहे हैं, तो अभी इसको आगे और प्रमोट होना है, अभी और आगे करना है। और सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि जो लोकल फॉर वोकल है, इसी के तहत आप काम करेंगे तो जो यहाँ पे आने वाले पर्यटक हैं, और उत्तराखंड पर्यटकों के लिए ही है, नैनीताल हो गए, मंसूरी हो गए, हल्द्वानी हो गए, या अल्मोड़ा, या आपके पिथौरागढ़, रानीखेत, या जो भी आप देहरादून आ रहे हैं पर्यटक, तो आप हर जगह एक ऐसा स्टॉल और ऐसी दुकान होनी चाहिए जहाँ पे आपके प्रोडक्ट को खरीदा जाए और उसको एक उचित मार्केट मिली जाए। और कोई प्रोड्यूसर या कोई बड़े लोग ऐसे बिजनेसमैन हैं जो इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे मुंबई में हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे लोग रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, नोएडा, गाजियाबाद वगैरह। अब वहाँ के लोग अगर कोई हम लोगों को मौका दे कि हम आपके लिए इतना पैसा लगा रहे हैं, तो आप आके वहाँ पे एक स्टोर खोलिए जहाँ पे आपकी सारी चीज़ें उनको उपलब्ध वहीं पे हो जाएं, जो लोग उत्तराखंड नहीं आ सकते हैं। या बड़े बड़े मंच होते हैं, अब कई ऐसे मंच हैं, जैसे दिल्ली में होता है, नोएडा में होता है उत्तराखंड महोत्सव या उत्तरायणी महोत्सव होते हैं, वहाँ पे उत्तराखंड महोत्सव के नाम, लखनऊ में होते हैं, मुंबई में। तो वहाँ पे मेरे प्रोडक्ट हैं जो ये फ्रेम वाले आप देख रहे हैं उत्तराखंड के, तो ये फ्रेम वाले भी ऐपण के मोमेंटो वहाँ पे जाते हैं। क्योंकि कई बार मैंने ये 8-10 साल पहले ये शुरू किया था कि जो हमारी ये दहलीज की चीज़ें हैं, जो मंदिर आंगन और घर की दीवारों पे बनती थी ऐपण, उसको मैंने ही ये सोचा था कि क्यों ना इसको शीशे के फ्रेम में पेंटिंग बना के जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं, नेता मंत्री आ रहे हैं या कलाकार आ रहे हैं, लोग संस्कृति को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको जो सम्मानित किया जाता है मंचों पे, तो वहाँ पे हम लोग देखते थे कि वो बाजार से मोमेंटो ला के खरीदे, उसमें कोई संस्कृति नहीं है, वो तो एक मोमेंटो है मार्केट का। तो मैंने कई जगह के अध्यक्ष और जो महोत्सव वगैरह कराते उस टीम से जाके मिला कि ये हमारी ऐपण है, उत्तराखंड की संस्कृति भी बढ़ेगी और हम लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और हाथ से बनाई हुई एक हमारी उत्तराखंड की संस्कृति जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रमोट होगी। तो तब से मैंने देखा कि ये रीति रिवाज और ये चलन चल गया कि आज हर एक मंच पे हर एक कलाकार को ऐपण भेंट की जाती है और प्रोग्राम में। तो मुझे भी अच्छा लगा कि हमारी एक ये कोशिश सफल हुई है। कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें अपना जो कदम है वो बढ़ा रही है जी। कल आपने बात करी जी, उसके जरिए आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जी। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अब उत्तराखंड अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है, पूरे विश्व पटल पर बिखेर रहा है, जिसके एक साक्षात उदाहरण हमने शमशाद पिथौरागढ़ी के रूप में देखा है। सर, अगर मैं आपके बारे में बात करूं, अगर आप लोक कला संस्कृति जैसे ऐपण कला हो गई, इसके अलावा आपका रुझान और किस किस में? इसका रुझान ये है कि मुझे बहुत अच्छी पिथौरागढ़ की सोरियाली भाषा आती है, कुमाऊनी जिसको बोलते हैं। तो कई लोगों को नहीं पता होगा कि मेरे उत्तराखंड में 16 सुपरहिट गीत भी चल रहे हैं मेरे लिखे हुए, जिसमें आपके इंदर आर्या ने सबसे पहला सुपरहिट गीत गाया था जो आपके हल्द्वानी से ही रिकॉर्ड हुआ था, पनार की बाना, बहुत फेमस हुआ था। फिर जितेंद्र तोमक्याल जी ने गाया है, ममता आर्या ने गाया है, राकेश खनवाल ने गाए हैं, और दर्शन फरसवान, अनीसा रांगड़, संजय भंडारी जैसे जितने भी उत्तराखंड के सुपरस्टार सिंगर है सभी ने मेरे लिखे हुए गीत गाए। तो मेरा रुझान कुमाऊनी भाषा को, मेरा गीत लिखने से, संगीत से या मनोरंजन या चैनल यूट्यूब व्यूज से मतलब नहीं है। उत्तराखंड की संस्कृति किसी भी चीज पे हो, चाहे वो बोली भाषा हो या कला संस्कृति, ऐपण को तो मैं बढ़ा ही रहा हूँ उत्तराखंड की संस्कृति, लेकिन मेरा मतलब है कि बोली भाषा भी अपनी उत्तराखंड की संस्कृति, इस ओर से भी गाने लिखने का मेरा मेन मकसद यही था कि मैं अपने इन गानों के जरिए भी, लिखने वाले तो उत्तराखंड में लाखों लोग हैं, गाने भी लाखों लोग डेली यूज आ रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, लेकिन मेरा भी एक मकसद था कि मैं भी अपनी संस्कृति को बोली भाषा के नाते बढ़ाऊं। और आज मैं उन लोगों को भी एक अपनी बोली भाषा के नाते एक संदेश दूंगा कि जो लोग अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं वो गलत है। आज अपने बोली भाषा को, संस्कृति को, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, जो भी उत्तराखंड में भाषाएं, इसको भी प्रमोट करिए। अपनी कला संस्कृति के साथ साथ बोली भाषा का भी आप अपने घर से शुरू करेंगे, अपने बच्चों से शुरू करेंगे तो ये बोली भाषा भी प्रचार प्रसार होगी। और जैसे गुजरात के लोग होते हैं, महाराष्ट्रियन होते हैं, या उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोग होते हैं, पंजाबी, वो अपनी भाषा बोलने में कहीं नहीं शर्माते, चाहे ट्रेन का डिब्बा हो, बस हो, चाहे वो दुकान हो या खोखा, कहीं भी बैठ जाते हैं तो अपनी भाषा है। हम पहाड़ के लोग जाते हैं तो उनको शर्म आती है, मैंने गौर किया है, चाहे मैं दिल्ली, नोएडा, एनसीआर में गया हूँ तो वो लोग सोचते हैं गंवाणी भाषा है, देहाती भाषा है, बोलने में हम छोटे हो जाएंगे, लेकिन नहीं, गर्व होना चाहिए आपको। अगर कुमाऊनी भाषा आती है, गढ़वाली आती है, जौनसारी, आप भी अपने गर्व से बोलिए कि हमको ये पहाड़ी भाषा आती है और हमें हिंदी, अंग्रेजी के साथ में अपनी इस भाषा का भी ज्ञान है।
अच्छा, कहीं ना कहीं मॉडर्न कल्चर की मैं बात करूं, जी। ये हावी कहीं ना कहीं पड़ जी। रहा है हमारी कुमाऊनी भाषा पर, जी। क्या लगता है आपको? हावी तो हो ही रहा है। अब हम जो आलू के गुटके और भांग की चटनी और रायता ककड़ी का खाने वाले हैं, वो आजकल बर्गर पिज्जा और उसमें जा रहे हैं। जहाँ हम जाते वक्त पैर छूते थे, ईजा बाबू और आमा बुबू कहते थे, वहाँ पे आंटी अंकल और माँ मदर और ये सब में आ गया है। तो हाय हेलो आ गया, तो उस चीज को भी रखिए। एक वो होता है कि जैसा देश वैसा भेष करना चाहिए, लेकिन संस्कृति और इसको भी नहीं भूलना चाहिए ना, अपना कल्चर रीति रिवाज इसको भी साथ में रखना जरूरी है। चलिए, हमारे दर्शक को ये पता चल गया है कि आपको कला के साथ साथ लिखने का भी शौक है जी। और कई आपके फेमस सॉन्ग जो है वो हमारे सामने आए हैं, जिनको लोगों ने बहुत पसंद करा है। अब आप हमारे साथ मौजूद है और हम आपसे आपका लिखा हुआ गाना ना गवाएं, ऐसा तो होगा नहीं सर? मेरा लिखे हुए गाने तो बहुत हैं, लेकिन वो जैसे कि ना, जैसे मैं सिंगर नहीं हूँ, आवाज नहीं है, तो मैं अपना लिखा हुआ नहीं गीत गाऊंगा। मैं लिखे हुए मेरे बहुत हैं, आप छलिया बुला चैनल पे भी सुन सकते हैं, शमशाद पिथौरागढ़ी के गीत लिखेंगे। लेकिन मुझे जैसे उत्तराखंड से प्रेम है और मैं उत्तराखंड की स्वर कोकिला स्वर्गीय कबूतरी देवी जी को बहुत पसंद करता था, और वो हमारे पिथौरागढ़ कीतड़ में ही थी। और जिस साल मुझे मंच मिला था, उसी साल उनको भी 30 साल बाद गाने का दोबारा से, वो बीच में जैसे उन्होंने अपनी गीत गायकी खत्म कर दी थी, तो हेमराज बिष्ट जी उनको वापस उसी मंच से, छलिया महोत्सव से उनको भी दोबारा मंच मिला था। और जिन्होंने पहाड़ा ठंडो पानी और कई गीत लिखे थे, आज पानी जहाँ जहाँ वाले गीत, तो उनको मैंने लाइव सुना है अपने ही उसी मंच पे। तो मुझे उन्हीं का 2 लाइन गीत उन्हीं की है, तो मैं उन्हीं की गुनगुना देता हूँ। बाकी यह है कि कुमाऊनी भाषा तो आती है, गीत जब लिखे हैं तो, लेकिन मैं उनके गीतों को बहुत पसंद करता हूँ। उनके अंतरे से शुरू करता हूँ, पहाड़ा ठंडो पानी से। पहाड़ा ठंडो पानी सोनी कति मीठी बणी, पहाड़ ठंडो पानी सोनी कति मीठी बणी, छोड़े नी लागे नी। इसी के साथ प्रहलाद मेहरा जी, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनका इस साल देहांत हो गया था, और वो हमारे उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ लोक गायक थे और उनके गीत भी बहुत फेमस थे। उनको भी मैं मेल सिंगर में उनको बहुत पसंद करता हूं, और उनका गीत भी उनको मैं समर्पित करता हूं। 2 लाइन उनके गीत भी। पहाड़ की चेली ले, पहाड़ की बारी ले, कभनी खाया दिरवट सुखले, कभनी खाया दिरवट सुखले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और एक खास बात ये है कि उत्तराखंड के जो भी गीत होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ संदेश, सच्चाई है, संदेश रहता है कि पहाड़ की लड़कियां और महिलाएं जो होती हैं वो किस तरीके से संघर्ष करती हैं। सुबह से लकड़ियां, घास काटना, चूल्हा लिपना, बर्तन धोना, उसके बाद में बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, धारे नौले से पानी लाना, गाय गोरू करना, उसके बाद भी गाली। हाँ। है, रोटी समय पे नहीं मिल पाती है, 2 रोटी भी नहीं खाती है, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो है। तो महिलाओं के सम्मान के लिए सबको आगे आना चाहिए। और जिस तरह से सर आप एक बहुत ही अच्छे उम्दा कलाकार हैं, कोई ना कोई आपका भी इंस्पिरेशन रहा होगा जिससे आप इंस्पायर हुए होंगे, उनके बारे में बताइए। इंस्पायर तो जैसे ये है कि अब गीत संगीत में तो मैंने बता दिया था, मैं प्रहलाद मेहरा जी को बहुत पसंद करता था और उनके घर भी मैं कई बार जाके मिला हूँ। कबूतरी देवी जी को लाइव सुना है और गीत संगीत में उनसे रिलेटेड है। ऐसे ही हमारे कला संगीत के लिए है, कला संस्कृति या इसके लिए तो पद्मश्री हैं भीमताल में मटपाल जी, गोपाल मटपाल जी जो हैं, श्रीधर मटपाल जी नाम है। तो मैं उनसे उनकी कलाकृति मैंने बहुत देखी हैं, और पहली पेंटिंग जो मैंने देखी थी हिल जतारा की, उन्होंने ही एक बनाई थी, तो वो पेंटिंग भी मैंने उनकी देखी थी। फिर मुझे भी प्रेरणा मिली, तो उन्हीं को देखते हुए फिर मैंने हिल जतारा की सारी पेंटिंगें बनाई थी। लेकिन उनकी कला आज भी बहुत है और वो पद्मश्री हैं, तो मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, उनकी कला को। चलिए, बहुत खूब सर। जाते जाते हमारे दर्शकों को आप एक क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जाते जाते संदेश में देना चाहूँगा कि JJN न्यूज़ एक इतना बड़ा चैनल है और मुझे यहाँ पे एक सौभाग्य मिला, और वो भी नवरात्रि के पावन पर्व पे पहले दिन, और मैं आज यहाँ पे इंटरव्यू देने आया हूँ। तो मैं यहाँ के माध्यम से, इस बड़े मंच से मैं संदेश दूंगा कि अपनी कला संस्कृति के प्रति जागरूक रहिए, इसको आगे बढ़ाइए, बोली भाषा का प्रचार प्रसार करिए और निरंतर कार्य करते रहिए। कहीं ना कहीं अगर आपने उत्तराखंड में जन्म लिया है तो यहाँ से जाके
आप कहीं भी रहें तो अपनी संस्कृति को बढ़ाएं, शर्म नहीं करें बोली भाषा बोलने में या यहाँ के कल्चर को फैलाने में। आज आप अपने लोकल कला को, अपन को, कला को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, गीत संगीत हो, नृत्य कला हो, यहाँ के पिरूल का काम हो, काष्ठ कला हो, लकड़ी का काम हो या ऐपण का कला हो, जो भी कला पे आप निरंतर आप वो काम करते हो तो उसको आगे बढ़ाइए। कोई और कलाकार कर रहे हैं तो उनको आगे बढ़ाने के लिए इस ओर आगे आएं। और सभी को कहते हैं ना कि मैं एक आदमी हूँ, पुरुष हूँ और मैं काम कर रहा हूँ, और ये ऐपण वगैरह ज़्यादातर उत्तराखंड की महिलाएं करती हैं। तो आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ कई पुरुष लोग इसमें आ गए हैं, सभी लोग, कई मेरे जानने वाले भी कई ऐसे लड़के हैं जो ऐपण बना रहे हैं, कर रहे हैं। तो इसमें, और ना हम किसी का रोजगार छीनने किसी के घर जा रहे हैं या किसी महिलाओं के घर पे, आप अपनी किस्मत का काम कर रहे हैं, उनको अपना रोजगार पैसा मिल रहा है। और मैं तो हमेशा संदेश ही दूंगा कि मैं किसी का काम छीनने नहीं आता हूँ, ना मैं किसी का काम करता हूँ। मैं अपना उत्तराखंड के कल्चर को, संस्कृति को आगे बढ़ाने कर रहा हूँ, तो मुझे ये काम को पसंद करते हैं, मुझे भी लोग आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे ही मैं उन लोगों को भी सपोर्ट करता हूँ। और मेरा सभी से कोई शिकायत या कोई गिला शिकवा नहीं है, और मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ वो भी आगे बढ़े, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे, हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शमशाद पिथौरागढ़ी, जिन्होंने JJN के साथ बातचीत करते हुए अपने बारे में बताया किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा, कैसे वो इस कला की और उनका रुझान आया। तमाम सवाल हमने उनसे करे जिनके जवाब उन्होंने हमें दिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये खास बातचीत पसंद आई होगी। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।